आज के इस सेशन में हम बात करेंगे फोस्टर चाइल्ड की, कि फोस्टर का चाइल्ड का क्वेश्चन जो है कैसे हम एग्ज़ाम ड्यूरेशन में इसे आसानी से लिख सकें। ठीक है, तो हमने कल यहाँ से यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। ये था जो ट्विन मेथड, ठीक है, ये ट्विन मेथड तक डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे फोस्टर चाइल्ड। ठीक है, तो फोस्टर चाइल्ड क्या होता है कि एक कॉम्प्लीमेंट्री मेथड है ट्विन स्टडी का। ठीक है, जैसे ट्विन स्टडी को स्टडी किए थे वैसे ही ये भी फोस्टर चाइल्ड भी एक तरीके से ट्विन स्टडी का एक कॉम्प्लीमेंट्री है। किस पर बेस्ड होता है और कौन सा एस्पेक्ट ये जो है स्टडी करता है, जैसे नेचर नर्चर जो एस्पेक्ट होते हैं, और एनालाइज करना होता है कि जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस है उसके रेस्पेक्ट में जो ट्रेट के डेवलपमेंट में ये ह्यूमन हेरिडिटी और जो इन्वायरमेंट है उसका इन्फ्लुएंस के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि स्टडीइंग फोस्टर चिल्ड्रन इज अनदर मेथड यूज्ड इन ह्यूमन जेनेटिक्स टू disentangle the effects of genetics and environment on human traits and behavior। ठीक है, तो ये पॉइंट हम जो है मेंशन कर देंगे, और सीधी सी बात है इतना मेंशन करना है कि जो ये फोस्टर चाइल्ड है इसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो ट्रेट का डेवलपमेंट में इसका यूज करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, नेचर नर्चर आस्पेक्ट में। ठीक है, और इसका मेथड क्या है, मेथड यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं कि डेटा कलेक्शन करने में यूज़ होता है। ठीक है, मेथड जो है डेटा कलेक्शन है जिसमें रिक्रूटमेंट का एक सिस्टम है। ठीक है, जैसे रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई एंड रिक्रूट फोस्टर चिल्ड्रन, देयर बायोलॉजिकल पेरेंट्स एंड देयर फोस्टर पेरेंट्स थ्रू एडॉप्शन एजेंसीज, फोस्टर केयर सिस्टम्स एंड अदर मीन्स। फिनोटाइपिक जो असेसमेंट है उन्हें यहाँ पर यूज किया जाता है, जैसे मेजर वेरियस ट्रेट्स एंड बिहेवियर। इसके थ्रू हम वेरियस ट्रेट्स और बिहेवियर्स को मेजर कर सकते हैं, जैसे फिजिकल है, कॉग्निटिव है, साइकोलॉजिकल है। ठीक है, और बायोलॉजिकल और फोस्टर पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन को जो है यहाँ पर स्टडी करते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग किसका करते हैं, जैसे कंडक्ट जेनेटिक एनालिसिस ऑन फोस्टर चिल्ड्रन एंड देयर बायोलॉजिकल पेरेंट्स टू इस्टेब्लिश जेनेटिक रिलेशनशिप्स एंड जाइगोसिटी यदि नीड हुई तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है डेटा कलेक्शन हो गया, इसके अंदर क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट इज है कि कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, जैसे कि बायोलॉजिकल और फोस्टर पेरेंट्स जो या फिर ऑफस्प्रिंग या फिर पेरेंट्स या चिल्ड्रन से मैच करते हैं, कंपेयर करते हैं कि उनका जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस है किस पर ज़्यादा है, या इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है या हेरिडिटी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल ग्रुप में क्या करते हैं, यूज कंट्रोल ग्रुप्स सच एज चिल्ड्रन रेज्ड बाय देयर बायोलॉजिकल पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन रेज्ड बाय एडॉप्टिव पेरेंट्स टू कंपेयर विद फोस्टर चिल्ड्रन। तो ये है इसका मेथड। ठीक है, और लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज क्या है कि follow foster children over time to observe how the influence of genetic and environmental factors on traits changes with age and development। तो ये हम करते हैं, एग्जामिन करते हैं स्टेबिलिटी एंड चेंज इन द ट्रेट्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो सिंपल सी बात है, लॉन्जिट्यूड में हम दोनों को कंपेयर करते हैं, पेरेंट्स और चिल्ड्रन का। ठीक है, और नेक्स्ट मेथड क्या है कि जीन इन्वायरमेंट interaction studies study how specific genetic predispositions interact with different foster environments to influence the development of traits and behavior। ठीक है, identify environmental factors that may mitigate or exacerbate जेनेटिक रिस्क, कैसे कितना ज़्यादा उसे हार्मफुल पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये मेथड है जीन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन स्टडीज़। इसकी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग हेरिटेबिलिटी, वही चीज़ है कि हेरिडिटी और या फिर इन्वायरमेंट का कितना इफेक्ट पड़ता है, दोनों में से किसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, कब, किस टाइम में। ठीक है, तो इसे भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियरल जेनेटिक्स, क्या क्या बिहेवियर में चेंज होता है कि मतलब पेरेंट्स और जो उसके ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, चिल्ड्रन है,
उनमें किस टाइप का, मतलब इन्वायरमेंटल जो बिहेवियर चेंज हो रहा है या फिर हेरिडिटी बिहेवियर चेंज हो रहा है। जैसे कि इन्वेस्टिगेट द genetic and environmental influences on behaviors including educational attainment, social behavior and mental health outcomes in foster children। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी में क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसका कंपेरिजन करते हैं इन्फ्लुएंस विद जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, और स्टडी करते हैं इम्पैक्ट ऑफ अर्ली सेपरेशन फ्रॉम बायोलॉजिकल पेरेंट्स एंड द सब्सिक्वेंट फोस्टर इन्वायरमेंट ऑन डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरीज। तो इनका ये यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है मेंटल हेल्थ रिसर्च, स्टडी करते हैं प्रेवलेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स इन फोस्टर चिल्ड्रन कंसिडरिंग बोथ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ द फोस्टर केयर इन्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये मेंशन करते हैं। और नेक्स्ट है सोशल एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, सोशल और इन्वायरमेंट किसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि एक चिल्ड्रन है, एक चाइल्ड है, वो सोसाइटी में रहता है और उस सोसाइटी के हिसाब से उसका इन्वायरमेंट का भी कितना इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसे हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है कि इन्वेस्टिगेट हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोस्टर केयर इन्वायरमेंट्स स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल प्लेसमेंट, अनस्टेबल हो या स्टेबल हो, कैसा इन्वायरमेंट होगा उसे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, उसके बिहेवियर में फोस्टर चिल्ड्रन के स्टडी करता है इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशंस एंड सपोर्ट सिस्टम्स विद इन फोस्टर केयर ऑन मिटिगेटिंग एडवर्स आउटकम्स। ठीक है, नेक्स्ट है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स का क्या एप्लीकेशन है ये फोस्टर चाइल्ड में, कि एक्सप्लोर करना होगा डिफरेंट फोस्टर इन्वायरमेंट्स और एपिजेनेटिक चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन विदाउट अल्टरिंग द डीएनए सीक्वेंस इटसेल्फ। उसके डीएनए सीक्वेंस को जो है उसको अल्टर करने के बजाय हम उसमें देखते हैं कि उसमें कितना चेंज आया। डीएनए सीक्वेंस को हमें अल्टरनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और इसके अंदर स्टडी करते हैं कि कैसे इन्वायरमेंटल जो स्ट्रेसर्स है या सपोर्टिव इन्वायरमेंट्स है फोस्टर केयर में, वो इन्फ्लुएंस कैसे करता है एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस के लिए। ठीक है, और फोस्टर चिल्ड्रन स्टडीज़ प्रोवाइड करती हैं वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द इंटरप्ले बिटवीन जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन ह्यूमन ट्रेट्स एंड बिहेवियर। और मोस्टली यहाँ पर जो है आप फोस्टर चाइल्ड का केस स्टडीज़ भी मेंशन कर सकते हो कि एक तरीके से कि कैसे इन्वायरमेंट उस पर इम्पैक्ट डालता है और एक जो है हेरिडिटी की वजह से उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि शिकागो स्टडीज़ जो हुई थी उसमें जो है इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ रहा है, और जो मिनेसोटा ग्रेडेड होम स्टडी थी उसमें जो है वो हेरिडिटी का इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आप अपने नोट्स में इन चीज़ों को ऐड करके रखना। ठीक है, कि एक तरीके से इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट पड़ रहा है और एक तरीके से मिनेसोटा में जो हेरिडिटी का, ठीक है, जेनेटिक इफेक्ट पड़ रहा है फोस्टर चाइल्ड पर, वो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो केस स्टडीज याद रखना। ठीक है, यहाँ पर कंक्लूजन दे सकते हो कि बाय एग्जामिनिंग चिल्ड्रन रेज्ड इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स फ्रॉम देयर बायोलॉजिकल पेरेंट्स, डिफरेंट इन्वायरमेंट में उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स को जो है वो चिल्ड्रन को एग्जामिन किया जाता है। रिसर्चर्स को कैन बेटर अंडरस्टैंड द रिलेटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ नेचर एंड नर्चर। ठीक है, नेचर और नर्चर पर बेस्ड यहाँ पर जो है उनको स्टडी किया जाता है। इन्फॉर्मिंग पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस इन चाइल्ड वेलफेयर, एजुकेशन एंड मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पर जो है उन्हें डेमोग्राफिक एक तरीके से वहाँ स्टडी किया जाता है फॉर चिल्ड्रन। ओके, कि उनका वेलफेयर, जो चाइल्ड का वेलफेयर कैसा है, एजुकेशन कैसा है, मेंटल हेल्थ कैसा है। तो यहाँ पर रिसर्चर जो है और पेरेंट्स इटसेल्फ जो है केयर करते हैं चिल्ड्रन की। ठीक है, तो उससे ये आइडिया लगता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्कस द रोल ऑफ, हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि नेचर नर्चर जो है प्रॉब्लम्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, ट्विन स्टडी में, और इलस्ट्रेट करना है विद सूटेबल एग्जांपल्स। देखो यहाँ पर केस स्टडी भी दे सकते हो कि शिकागो स्टडी और मिनेसोटा जो है वहाँ पर एग्जांपल दे सकते हो कि हेरिडिटी या फिर जेनेटिक इफेक्ट और जो है इन्वायरमेंटल इफेक्ट कहाँ कहाँ क्या है। जैसे शिकागो स्टडीज़ में इन्वायरमेंट का इफेक्ट ज़्यादा है, इन्वायरमेंट का इफेक्ट चिल्ड्रन पर ज़्यादा पड़ा है, और जो मिनेसोटा में है वो जो है जेनेटिक इफेक्ट पड़ता है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि कोटिन मेथड। ये कोटिन मेथड क्या है, यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे कि कोटिन मेथड एक पावरफुल अप्रोच है इन जेनेटिक रिसर्च में, और एक यूनिक रिलेशनशिप है बिटवीन मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस में टू डिसइंटेंगल द इफेक्ट्स ऑफ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल ऑन वेरियस ट्रेट्स एंड बिहेवियर। ये भी क्या है, वेरियस ट्रेट्स एंड बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विन में जो दोनों का रिलेशनशिप है उसमें जो है ट्रेट्स और बिहेवियर्स, इनमें इनका क्या इन्फ्लुएंस होता है कोटिन मेथड पे। देयर आर द की मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स यूज्ड इन कोटिन स्टडीज़। यहाँ पर मेथड्स और एप्लीकेशन दोनों का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर केस स्टडीज़ भी मेंशन करेंगे। बिना केस स्टडीज के यू कैन नॉट फ्रेम योर आंसर विद इफेक्टिव वे। ओके, तो यहाँ मेथड क्या है, पहला कि रिक्रूटमेंट एंड जाइगोसिटी डिटर्मिनेशन। रिक्रूटमेंट, यहाँ पर रिक्रूटमेंट की बात की गई कि आइडेंटिफाई किया जाता है और रिक्रूट किया जाता है ट्विन पेयर्स को थ्रू ट्विन रजिस्ट्रीज, ओके, बर्थ रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्सेज, ठीक है। और जाइगोसिटी डिटर्मिनेशन के अंदर क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं वेदर ट्विंस आर मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक, ठीक है। जो मोनोजाइगोटिक मीन्स आइडेंटिकल, डाइजाइगोटिक मीन्स जो आइडेंटिकल ना हो, 50% जो है सिमिलर हो, 50% डिफरेंट हो, ठीक है, वो फ्रैटर्नल के अंडर में आ जाता है। यूजिंग जेनेटिक टेस्टिंग और क्वेश्चनायर्स बेस्ड ऑन फिजिकल सिमिलैरिटीज, ठीक है। और फिनोटाइपिक मीन्स फिजिकल बेस। ये फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक, ये आपको पता ही होगा कि फिनोटाइपिक क्या है, ये फिजिकल बेस्ड होता है, जीनोटाइपिक क्या है, वो जेनेटिक बेस्ड होता है, ठीक है। और ये अंडर फिनोटाइपिक असेसमेंट में मेजर किया जाता है ट्रेट्स एंड बिहेवियर्स को, ठीक है, जैसे फिजिकल, कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल इन बोथ ट्विन्स ऑफ ईच पेयर, ठीक है। एंड कलेक्ट डेटा ऑन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो ये जो है इसका मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंट्रा पेयर कंपैरिजंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रेट्स बिटवीन मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ये 100% जो है जेनेटिक मटेरियल जो है सिमिलर होते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल होते हैं। डाइजाइगोटिक में क्या है, 50% जो है एक सिमिलर होता है, और एक जो है जैसे यहाँ पर कंपेयर द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रेट्स बिटवीन डाइजाइगोटिक ट्विंस who share about 50% of their genetic material, means 50% different 50% similar। तो ये याद रखनी, ठीक है। डाइजाइगोटिक में 50-50%, देखो कितनी बार रिपीट कर दिए, तो ऐसे रिपीट करना है तो बहुत जल्दी कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में क्या है कि कोरिलेशन एनालिसिस, इसके अंदर क्या करते हैं, कैलकुलेट द कोरिलेशंस ऑफ ट्रेट्स विद इन मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विन पेयर्स। हायर कोरिलेशंस इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस compared to dizygotic twins suggest a genetic influence। ये जेनेटिक इन्फ्लुएंस को सजेस्ट करता है, किसके कंपेयर में, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विंस के कंपेयर में। हेरिटेबिलिटी और जो एस्टिमेट्स होता है, यूज स्टैटिस्टिकल मॉडल्स ACE मॉडल्स विच डिकम्पोज वेरिएंस इनटू एडिटिव जेनेटिक, कॉमन इन्वायरमेंटल एंड यूनिक इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स टू एस्टिमेट द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस इन ट्रेट्स एट्रीब्यूटेबल टू जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो। डिस्कॉर्डेंट ट्विन एनालिसिस इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस, द डिस्कॉर्डेंट फॉर अ ट्रेट वन ट्विन अफेक्टेड द अदर नॉट, ये डिस्कॉर्डेंट है। और कंकॉर्डेंस में क्या होता है, यहाँ पर जो है एक ट्विन अफेक्ट होता है, एक ट्विन अफेक्ट नहीं होता है। कॉन्कॉर्डेंस में क्या है कि दोनों ही अफेक्ट होंगे या दोनों ही नहीं अफेक्ट होंगे, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। स्टडी डिफरेंसेस टू आइडेंटिफाई इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, ठीक है। लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज़ में क्या होता है, फॉलो ट्विन पेयर्स ओवर टाइम टू ऑब्जर्व हाउ द इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स चेंजेस विद एज एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एज एंड डेवलपमेंट के हिसाब से वो अपने आप को क्या करते हैं, उनके फैक्टर्स में भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो इन्वायरमेंटल एज वेल एज जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं उनमें इन्फ्लुएंस होता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे उनमें चेंजेस भी बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और एग्जामिन करना है स्टेबिलिटी एंड चेंजेस इन ट्रेट्स अक्रॉस डिफरेंट लाइफ स्टेजेस।
जीन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन स्टडीज़ जो है उनको स्टडी करना होता है लॉन्जिट्यूडिनल स्टडीज़ के अंदर। और इन्वेस्टिगेट हाउ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस इंटरेक्ट विद एनवायरमेंटल फैक्टर्स टू इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स एंड बिहेवियर्स। ठीक है, तो वो जो है फोस्टर चाइल्ड के ही उसमें कंपेयर करते हैं। ठीक है, फोस्टर चाइल्ड जैसे हम स्टडी किए वैसे यहाँ भी उनका मेथड्स भी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या है कोर्ट स्टडीज़ के कि अंडरस्टैंडिंग हेरिटेबिलिटी, ये हेरिटेबिलिटी को भी अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पर भी, और जो है फोस्टर चाइल्ड में भी हम वहाँ पर अंडरस्टैंड किए थे कि एस्टिमेट द हेरिटेबिलिटी ऑफ ट्रेड्स सच एज इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स एंड फिजिकल हेल्थ कंडीशंस। डिटरमिन करते हैं कि द रिलेटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स टू दीज ट्रेड्स। ओके, बिहेवियरल जेनेटिक्स क्या है कि इन्वेस्टिगेट द जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर्स इंक्लूडिंग सब्सटेंस यूज, एजुकेशनल अटेनमेंट, सोशल बिहेवियर्स एंड साइकोलॉजिकल ट्रेड्स। मेडिकल जेनेटिक्स, इसमें क्या एप्लीकेशन है इसके कोर्टन मेथड के, स्टडी द जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीजेज एंड डिसऑर्डर्स सच एज स्किज़ोफ्रेनिया, एक बाइपोलर डिसऑर्डर, डायबिटीज़ एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। तो यहाँ पर ये आप ब्लड डिजीजेज मैक्सिमम होती हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर, डायबिटीज़, ये क्या है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है, किसके बैकग्राउंड में, ये आप बैकग्राउंड उनके अंडरस्टैंड करेंगे। आप नहीं नोट्स में आपके तो आप जो है सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई पोटेंशियल जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स एंड इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स फॉर दीज कंडीशंस। ठीक है, तो ये चीज़ है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी, यहाँ पर भी एप्लीकेशन है इसका। एग्जामिन हाउ जेनेटिक एंड एनवायरमेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन। ठीक है, जीन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, इसका इंटरेक्शन क्या है, एक्सप्लोर हाउ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल फैमिली इन्वायरमेंट, लाइफ स्टाइल टू इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स एंड डिसऑर्डर। ठीक है, एपिजेनिक्स, जैसे हम पोस्टर चाइल्ड में इसका एप्लीकेशन देखे थे वैसे एपिजेनिक्स यहाँ भी देखेंगे। जीन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन वहाँ देखे तो यहाँ भी देख रहे हैं, तो जो है सिमिलर है एक दूसरे के। ठीक है, बट ये नेचर नर्चर बेस्ड है, बट वो मोनोजाइगोटिक डाइजाइगोटिक के कंपेयर में करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इन्वेस्टिगेट, बट जो फोस्टर चाइल्ड में था वो हम क्या करते हैं कि नेचर नर्चर बेस्ड पर जो इन्वायरमेंट और जेनेटिक कंडीशंस थी वहाँ पर देख रहे थे, यहाँ भी वही देख रहे हैं, बट यहाँ मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस का जो कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेट हाउ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैन लीड टू चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन विदाउट अल्टरिंग द DNA सीक्वेंस इटसेल्फ। तो स्टडी एपिजेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन मोनोजाइगोटिक ट्विंस टू अंडरस्टैंड हाउ लाइफ स्टाइल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस जीन रेगुलेशन। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर। और कोर्टन स्टडी का, कोर्टन मेथड का हम कंक्लूजन कैसे दे सकते हैं कि ये कोर्टन मेथड जो है वो प्रोवाइड करता है एक बहुत बेटर फ्रेमवर्क जो है, जिसे अंडरस्टैंड करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन किसके जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बीच जो कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले करते हैं उसको उसके कंपैरिजन में देखते हैं। इन शेपिंग ह्यूमन ट्रेड्स एंड बिहेवियर, कैसे शेप करते हैं ह्यूमन ट्रेड्स और बिहेवियर को। ठीक है, by comparing the similarities and differences between monozygotic and dizygotic twins, researchers can gain valuable insights into the heritability of traits, the impact of specific environmental influences and the mechanisms underlying gene environment interaction। तो ये चीज़ यहाँ पर है। यहाँ जो क्वेश्चन आया था 1981 में, ठीक है, जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ फार आउटवे द रेशियल डिफरेंसेस अमंग देम। यहाँ रेशियल डिफरेंसेस कैसे, क्या रेशियल डिफरेंसेस और जेनेटिक सिमिलैरिटीज़, यहाँ जो है सिमिलैरिटीज़ मीन्स मोनोजाइगोटिक ट्विंस का यहाँ मेंशन किया गया है, तो आप इस चीज़ को वहाँ पर लिख सकते हो और ये आज भी रेलेवेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चीज़ आप एप्लीकेशन और केस स्टडीज़ भी आप लिख सकते हो कि इन्वायरमेंट और जेनेटिक, जैसे कि हम फोस्टर चाइल्ड में शिकागो स्टडीज़ और मिनेसोटा जो स्टडी थी वो वहाँ पर मेंशन किया था कि किसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट किस में है और किस में जो जेनेटिक इफेक्ट है वो किस में है। ठीक है, वो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा साइटोजेनेटिक मेथड। देखिए ये क्या होता है कि साइटोजेनेटिक मेथड्स यूज किया जाता है स्टडी करने में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये याद रखना, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि क्रोमोसोम के फंक्शंस को
फंक्शन और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं साइटोजेनेटिक मेथड्स में, which can provide important insights into genetic principles and diagnosis of genetic disorders. These methods involve the microscopic examination of chromosomes in cells, often focusing on identifying chromosomal abnormalities such as deletions, duplications, translocations, and euploidies. Here are the key cytogenetic methods used in human genetics. तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखते हैं क्रोमोसोम की स्टडी करने ठीक है, स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन के क्रोमोसोम्स के। ठीक है, तो ये सिंपल से आप यहाँ डेफिनेशन लिख सकते हैं कि साइटोजेनेटिक मेथड्स के जो भी क्वेश्चन है। तो मेथड्स क्या है साइटोजेनेटिक मेथड के? फर्स्ट इज कैरियोटाइपिंग, सैंपल कलेक्शन। फर्स्ट है सैंपल कलेक्शन, ऑब्टेन सेल्स फ्रॉम ब्लड, बोन मैरो, एमनियोटिक फ्लूइड और जो यहाँ अदर टिश्यूज जो है। सेल कल्चर, ग्रो द कलेक्शन सेल्स इन लैबोरेटरी टू इंक्रीज दियर नंबर। क्रोमोसोम प्रिपरेशन, अरेस्ट सेल्स इन मेटाफेज यूजिंग अ माइटोटिक इनहिबिटर, देन हार्वेस्ट एंड स्टेन द क्रोमोसोम्स। माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, तो ये सब जो है ये मेथड्स है। ठीक है, फ्लोरेसेंस, इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, जो मेथड होता है वो डीएनए एनालिसिस को करने में वो चीज़ यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे प्रोब डिज़ाइन करने में होता है यूज फ्लोरेसेंटली labeled DNA probes that bind to specific chromosome regions. Hybridization, apply the probes to chromosome preparations from cells. Microscopic examination, visualize the binding of probes to chromosomes using a fluorescence microscope. Fish can detect specific genetic abnormalities such as microdeletions, duplications and translocations that are not visible with a standard karyotyping. ठीक है, तो ये फिश जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मेथड है टू स्टडी द साइटोजेनेटिक मेथड। फिर कैसे क्या क्रोमोसोम का इम्पैक्ट पड़ रहा है स्ट्रक्चर और फंक्शन में। कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सैंपल एंड रेफरेंस डीएनए, तो डीएनए लेबल डीएनए फ्रॉम द सैंपल एंड नॉर्मल रेफरेंस विद डिफरेंट फ्लोरेसेंट डाइज एंड हाइब्रिडाइजेशन को hybridize the labeled DNAs to a normal chromosome spread or a microarray and analysis करते हैं कि measure the fluorescence intensity ratios to identify regions of DNA gain or loss in the sample। ठीक है, तो ये चीज़ करते हैं। और स्पेक्ट्रल कैरियोटाइपिंग क्या है, इसका मेथड कैसे यूज करते हैं कि प्रोब मिक्सचर यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोरेसेंट प्रोब्स ईच स्पेसिफिक टू अ डिफरेंट क्रोमोसोम लेबल्ड विद डिफरेंट फ्लोरेसेंट डाइज। हाइब्रिडाइजेशन एंड इमेजिंग, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट आपको क्या है कि मेंशन करना ही पड़ेगा। जब आप इफेक्टिव आंसर लिखना है और दूसरों से थोड़ा क्वालिटी आंसर लिखना है तो आपको ये लर्न करना ही पड़ेगा। अप्लाई द प्रोब्स टू क्रोमोसोम प्रिपरेशंस एंड यूज स्पेक्ट्र। ठीक है, तो नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन एंड इमेजिंग। अप्लाई द प्रोब्स टू chromosome preparations and use spectral imaging to visualize all chromosomes simultaneously in different colors. Sky is useful for detecting the complex chromosomal rearrangement। तो rearrangement करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है क्रोमोसोम्स के। ठीक है, और क्रोमोसोमल माइक्रो अरे एनालिसिस, ये भी इसका यूज किया जाता है जैसे माइक्रो अरे डिज़ाइन, हाइब्रिडाइजेशन एंड डिटेक्शन। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम डेटा इंटरप्रिटेशन, ऑलमोस्ट सेम सारे जो हैं सारे मेथड सेम ही लग रहे हैं। ठीक है, और डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई एंड इंटरप्रेट कॉपी नंबर चेंजेस अक्रॉस द जीनोम। ठीक है, और जीनोम ये क्या है, ये प्रीलिम्स बेस्ड है जो कि आप याद कर सकते हैं कि जीनोम क्या होता है वही। ठीक है, और यहाँ पर एप्लीकेशंस क्या है साइटोजेनेटिक मेथड्स के, डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, प्रीनेटल डायग्नोसिस, पोस्टनेटल डायग्नोसिस, ये जो है आप इनको याद कर सकते हैं। पोस्टनेटल क्या है कि प्रीनेटल डायग्नोसिस क्या है, उसके पहले क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं। कैंसर जेनेटिक्स में इसका यूज़ करते हैं। कैंसर साइटोजेनेटिक्स, डिटेक्ट क्रोमोसोमल abnormalities in cancer cells such as translocations, like for example Philadelphia chromosome in chronic myeloid leukemia, detect deletions or amplifications। प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करते हैं, यूज साइटोजेनेटिक फाइंडिंग्स टू गाइड प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट डिसीजन इन कैंसर पेशेंट्स। इनफर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में भी इसका यूज करते हैं, क्रोमोसोमल एनालिसिस करते हैं। ठीक है,
और रिसर्च ऑन जेनेटिक डिसऑर्डर, रिसर्च करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर को, जैसे जीन मैपिंग, अंडरस्टैंडिंग डिजीज मैकेनिज्म, ये सब जीएस के पार्ट है, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशनरी स्टडीज, क्रोमोसोमल वेरिएशन क्या है, स्टडी क्रोमोसोमल वेरिएशंस एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन पॉपुलेशंस टू अंडरस्टैंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। साइटोजेनेटिक मेथड्स आर क्रूशियल, यहाँ पर कंक्लूजन आप दे सकते हैं कि साइटोजेनेटिक मेथड जो है क्रूशियल फॉर डायग्नोसिंग जेनेटिक डिसऑर्डर। देखिए हम ऊपर जो है बहुत सारे मेथड देखे, बहुत सारे एप्लीकेशन देखे, कहाँ क्या साइटोजेनेटिक मेथड्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीजेस एंड प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर जेनेटिक काउंसलिंग, ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट एंड रिसर्च। These techniques continue to evolve, offering increasingly detailed insights into the structure and function of chromosome। यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का ही यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको स्टडी करते हैं क्रोमोसोम्स की, तो उनको उनके फंक्शन या फिर स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होते हैं। क्रोमोसोमल एनालिसिस, अब क्रोमोसोमल एनालिसिस जो है वो क्या है कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि क्रोमोसोमल एनालिसिस इज अ वाइटल मेथड फॉर स्टडीइंग जेनेटिक प्रिंसिपल्स इन ह्यूमन फैमिली स्टडीज़, ठीक है। ह्यूमन फैमिली स्टडीज़ में ये क्रोमोसोमल, नाम से ही पता चल रहा है क्रोमोसोम की एनालिसिस करना है ह्यूमन फैमिली स्टडीज़ में, और ये इन्वॉल्व होता है एग्जामिनिंग क्रोमोसोम्स टू आइडेंटिफाई जेनेटिक वेरिएशंस एंड एबनॉर्मलिटीज दैट मे बी लिंक्ड टू इनहेरिटेड ट्रेट्स और जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या इनहेरिटेड और ट्रेट्स हैं, इनके जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या हैं, ठीक है, वहाँ पर ये मेंशन करते हैं। इनके क्या मेथड्स हैं कि क्रोमोसोमल एनालिसिस करते हैं, कैरियोटाइपिंग के, सैंपल कलेक्शन, कलेक्ट सेल्स फ्रॉम सोर्सेज सच एज ब्लड, बोन मैरो, एमनियोटिक फ्लूइड और स्किन बायोप्सिस। सेल कल्चर करते हैं। सेल कल्चर में क्या होता है कि कल्टिवेट द कलेक्टेड सेल्स to increase their number and ensure they are a correct stage or of division। यहाँ पर डिवीज़न में क्या उनके करेक्ट स्टेज पर। क्रोमोसोमल प्रिपरेशन क्या करते हैं इसके अंडर, ये अरेस्ट सेल को कैप्चर करते हैं इन मेटाफेज जो जितने भी फेज होते हैं, ये मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक जो जीनोटाइपिक कैरेक्टर होते हैं उनमें जो मेटाफेज होता है यूजिंग अ माइटोटिक इनहिबिटर फॉर एग्जांपल पॉल्सिजाइन, ठीक है। दे हार्वेस्ट एंड स्प्रेड एंड स्टेन द क्रोमोसोम। माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, एनालिसिस करते हैं। फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, ये यहाँ पर भी फिश का यूज़ करते हैं, और कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन, ये दोनों का यूज़ हम पहले भी कर चुके हैं, इसमें भी करेंगे, ठीक है। स्पेक्ट्रल कैरियोटाइपिंग जो इसका ही है, इसका भी हम पिछले यूज़ किए थे, पोस्टर जो हमारा कोटिन मेथड था, ठीक है। क्रोमोसोमल माइक्रो अरे और एनालिसिस, तो ये यहाँ पर मेथड्स हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है कि डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कैंसर जेनेटिक्स, ठीक है, इनफर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव मेथड्स, रिसर्च ऑन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशनरी स्टडी। तो आप इनको पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा अगर नहीं पढ़े तो, ठीक है। यहाँ पर सिंपली हम डिफाइन करते हैं कि क्रोमोसोमल एनालिसिस जो है वो 3 मेथड में डिफाइन करते हैं, और उनके जो मेथडोलॉजी क्या है वो चीज़ हमें यहाँ पर मेंशन करनी होती है। जैसे क्रोमोसोमल फर्स्ट जो उसका पार्ट है क्रोमोसोमल बाइंडिंग, सेकेंड पार्ट है फ्लो साइटोमेट्री, और जो थर्ड पार्ट है सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्रोमोसोमल बाइंडिंग आप अपने नोट्स में ऐड कर रखे होंगे, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो क्रोमोसोमल बाइंडिंग या फिर फ्लो साइटोमेट्री और सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन, ये 3 मेथड है, और इनके मेथडोलॉजी में और इनके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब चीज़ें वहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। देखो जो कंक्लूजन है वो क्या दे सकते हैं कि क्रोमोसोमल एनालिसिस मेथड्स आर essential tools for diagnosing genetic disorders, understanding the genetic basis of diseases and providing valuable information for genetic counseling, medical management and research. These techniques continue to evolve, offering increasingly detailed insights into the structure and function of chromosome। यहाँ आप इनका मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैरियोटाइप एनालिसिस। यहाँ कैरियोटाइप एनालिसिस करते हैं, कैरियोटाइपिंग एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इंट्रो देख सकते हैं कि कैरियोटाइप एनालिसिस इज अ फंडामेंटल मेथड इन ह्यूमन जेनेटिक्स यूज्ड टू स्टडी द स्ट्रक्चर, नंबर, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स
विद इन सेल। ठीक है, यहाँ जो जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है, नंबर है या स्ट्रक्चर है, वो सेल में कैसा है उसकी स्टडी यहाँ पर करते हैं। कितने नंबर हैं और उसका क्या बिहेवियर है, उसका क्या स्ट्रक्चर है सेल के अंदर, उसके हम यहाँ कैरियोटाइप एनालिसिस में कैरियोटाइप एनालिसिस का जो मेथड है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर अगेन एंड अगेन यू कैन लर्न दीज थिंग्स विद मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन। ठीक है, तो यहाँ आप नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा आप वीडियो को स्टार्ट करिए और फिर वहाँ देखिए, फिर वहाँ रिवाइज करिए पोज करके। ठीक है, तो ऐसे जो है बार बार देखेंगे तो आपको ये दिमाग में, आपके माइंड में कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, और एक कैरियोटाइप एनालिसिस जो है ये मेथड अलाउ करता है रिसर्चर्स को और क्लिनिशियंस को टू आइडेंटिफाई क्रोमोसोमल abnormalities that may be linked to genetic disorders and inherited traits। यहाँ फिर जेनेटिक डिसऑर्डर देखिए, हम जो पढ़ते चले आना कि ट्विन स्टडी, को ट्विन स्टडी, पोस्टर चाइल्ड, कैरियोटाइप एनालिसिस और जो है जो पीछे पढ़ के आए कि साइटोजेनेटिक मेथड, इनमें सब में जो है एक कॉमन चीज़ है कि जेनेटिक डिसऑर्डर और इनहेरिटेड ट्रेट और इन्वायरमेंटल और जेनेटिक ट्रेट जो है वो वहाँ पर सिमिलर था, सिमिलर कॉन्सेप्ट थी। बट कैरियोटाइप एनालिसिस में क्या है, यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स वो लिंक करना है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है रिसर्चर्स के द्वारा या क्लिनिशियंस के द्वारा। ठीक है, जो क्लिनिक में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है मेंशन करना है इस चीज़ का। अब यहाँ मेथड्स क्या है कैरियोटाइप एनालिसिस का, कि सैंपल कलेक्शन क्या है, कि उसके सोर्स क्या है, कि कलेक्ट सेल्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज पेरिफेरल ब्लड, बोन मैरो, एमनियोटिक फ्लूइड, जो कोरियोनिक, विलस सैंपल्स, स्किन बायोप्सिस और ट्यूमर बायोप्सिस। और सेल टाइप क्या होते हैं कि उनके यूज एक्टिविटी डिवाइडिंग सेल्स सच एज वाइट ब्लड सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट और सेल्स कल्चर्ड फ्रॉम एमनियोटिक फ्लूइड। और सेल कल्चर क्या है कि उसके अंदर में क्या करते हैं कि कल्चरिंग करते हैं, ग्रो द कलेक्टेड सेल्स इन अ कल्चर मीडियम टू इनकरेज सेल डिवीज़न। मिटोटिक जो अरेस्ट है, मिटोटिक जो कल्चर है वो ट्रीट किया जाता है उनका, तो कल्चर्ड सेल विद अ मिटोटिक इनहिबिटर। ठीक है, क्रोमोसोमल प्रिपरेशन मेथड ये भी यूज करते हैं। ठीक है, स्टेनिंग क्या है, गिम्सा स्टेनिंग, अदर स्टेनिंग टेक्निक जैसे यूटिलाइज अदर स्टेनिंग मेथड्स लाइक क्यू बैंडिंग, आर बैंडिंग, सी बैंडिंग। ये बैंडिंग जो है ये आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं या फिर आपके नोट्स में होंगे, वो प्रॉपर आपको याद होंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ये मेथड है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, कैरियोग्राम कंस्ट्रक्शन करते हैं, नंबर एंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये मेथड याद रखना कि किसका स्टडी करते हैं हम, जेनेटिक डिसऑर्डर और इनहेरिटेड ट्रेस जो लिंक्ड होते हैं उसमें एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं, वो एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, उनका हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कैरियोटाइप एनालिसिस में। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि कैरियोटाइप एनालिसिस के एडवांटेज क्या हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस पहले पढ़ लो, जैसे कि डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, प्रीनेटल डायग्नोस्टिस और पोस्टनेटल डायग्नोसिस। जैसे यहाँ प्रीनेटल में डिटेक्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज इन फीटसेस थ्रू एमनियोसिस और कोरियोनिक विलस सैंपल्स, यहाँ पर ये करते हैं। कॉमनली डायग्नोस्ड कंडीशंस इंक्लूड डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। ये जेनेटिक डिसऑर्डर जो न्यूमेरिकल है या फिर स्ट्रक्चरल अबरेशंस हैं, यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोमल अबरेशन या फिर ऑटोसोमल अबरेशंस। जैसे कि यहाँ पर डाउन सिंड्रोम है वो ऑटोसोमल अबरेशंस है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर हैं। ये टर्नर सिंड्रोम और जो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है ये जो है सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो ये यहाँ डिसऑर्डर हम आगे चल के पढ़ेंगे, इनकी जो कैरेक्टर्स हैं, इनके क्या क्या मतलब कौन से क्रोमोसोम्स में डिसऑर्डर है। ठीक है, वो हम चीज़ नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी। और नेक्स्ट है कैंसर जेनेटिक्स। अब ये कैंसर जेनेटिक्स का एप्लीकेशन है, इसमें क्या आता है ऑन्कोजेनेटिक्स और प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यहाँ पर ये करते हैं। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव मेथड्स, इनमें भी हम क्रोमोसोमल जो बिहेवियर उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसमें। ठीक है, और जेनेटिक काउंसलिंग भी करते हैं। देखो हम पहले जो ट्विन स्टडीज़ में का था, ट्विन स्टडीज़ में जेनेटिक काउंसलिंग कैसे करते हैं कि फैमिली स्टडीज़ करते हैं,
कैरियर डिटेक्शन करते हैं, पेरेंट्स जो आप ऑफस्प्रिंग में इफेक्ट होता है, जेनेटिक डिफेक्ट होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, वो ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, ट्रांसमिशन कैसे होते हैं, तो यहाँ पर जेनेटिक काउंसलिंग में हम स्टडी करते हैं। ठीक है। रिसर्च ऑन जेनेटिक डिसऑर्डर, ये एप्लीकेशन है जीन मैपिंग करने में और मैकेनिज्म्स ऑफ डिजीजेस, ये जो है डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने में यहाँ पर यूज किया जाता है इसका। ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेज, आप देख सकते हो कि प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ क्रोमोसोमल नंबर एंड स्ट्रक्चर, कैन डिटेक्ट लार्ज स्केल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, यूजफुल फॉर डायग्नोसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके एडवांटेज हैं। लिमिटेशंस क्या है कि कहाँ तक क्या क्या मतलब इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं, क्या क्या हार्मफुल हो सकता है। ये कैन नॉट बी डिटेक्ट स्मॉल जेनेटिक चेंजेस, ये ओनली डिटेक्ट लार्ज स्केल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट कर सकता है, बट स्मॉल जो जेनेटिक चेंजेस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या सब माइक्रोस्कोपिक अल्टरेशंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। रिक्वायर्स एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, ज़रूरत होती है कि एक्टिव जो डिवाइडिंग सेल्स हो एक्टिव हो, विच कैन लिमिट इट्स यूज इन सर्टेन टिश्यूज़। ठीक है। कुछ टिश्यूज़ में ही इसका यूज़ किया जा सके। और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कैन बी लेबर इंटेंसिव एंड रिक्वायर स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज़, क्योंकि बहुत कम एक्सपर्ट इसके कंपेयर में बहुत जो एक्सपर्टीज़ होना वो इसमें मास्टर होना चाहिए, तभी ये ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है। कैरियोटाइप एनालिसिस, यहाँ पर कंक्लूजन है, कैरियोटाइप एनालिसिस रिमेन्स अ कॉर्नरस्टोन इन साइटोजेनेटिक्स, प्रोवाइडिंग एसेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कैंसर जेनेटिक्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड जेनेटिक काउंसलिंग। तो यहाँ पर ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा बायोकेमिकल मेथड। ठीक है। बायोकेमिकल मेथड के अंदर क्या करते हैं कि इसको हम स्टडी कर सकते हैं कि बायोकेमिकल मेथड को, जैसे कि एक बायोकेमिकल मेथड जो हाइपोथेसाइज किया था, हाइपोथेसिस जो था, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस जो था वो किसने दिया, वहाँ पर ये मेंशन यहाँ कर सकते हैं। ठीक है। तो बीडल एंड जो टैटम था, आपको पता होगा बीडल एंड टैटम ने बायोकेमिकल मेथड को आइडेंटिफाई किया था, यहाँ पर डेफिनेशन दिया था। तो डेफिनेशन क्या है कि बायोकेमिकल मेथड्स आर क्रूशियल इन बायोलॉजिकल रिसर्च फॉर स्टडीइंग द केमिकल प्रोसेसेस एंड मॉलिक्यूल्स विद इन living organisms. These methods allow scientists to analyze, manipulate and understand biological systems at the molecular level. जो मतलब छोटे लेवल पर, जो मॉलिक्यूल लेवल पर यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है साइंटिस्ट को। ठीक है। और इसका क्या हाइपोथेसिस है, ये हाइपोथेसिस याद रखना कि बीडल एंड टैटम ने दिया था हाइपोथेसिस कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। ठीक है। इसके क्या मेथड्स हैं कि क्रोमैटोग्राफी। ठीक है। क्रोमैटोग्राफी इसका जो फर्स्ट मेथड है, तो आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है कि सेपरेट करता है मिक्सचर्स बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज। टाइप्स क्या है, गैस क्रोमैटोग्राफी एंड लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। ठीक है। तो यह इसके दो टाइप हैं। ठीक। और इसके क्या एप्लीकेशंस हैं कि क्वारंटाइन एनालिसिस ऑफ मेटाबोलाइट्स, सेपरेशन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर ये जो है इसके एप्लीकेशन है। स्पेक्ट्रोस्कोपी, यह मेथड क्या कहता है कि प्रिंसिपल है इसका एनालाइज द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसके टाइप क्या है, अल्ट्रावायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है। तो ये इसके जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी के टाइप्स हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये इसका प्रिंसिपल क्या कह रहा है, इस सेपरेट करता है चार्ज मॉलिक्यूल्स को, जैसे प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बेस्ड ऑन देयर साइज, शेप एंड चार्ज। ठीक है। टाइप क्या है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है पेज। ठीक है। तो इसके याद रखना, सेपरेट करता है प्रोटीन बेस्ड ऑन साइज एंड चार्ज को, सेपरेट करता है प्रोटीन्स को। ठीक है। साइज एंड चार्ज के बेस पर। अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये भी इसका टाइप है, ये सेपरेट करता है न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए आरएनए साइज के बेस पर। ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है इसके, एनालाइज प्रोटीन प्योरिटी, स्टडिंग डीएनए म्यूटेशंस, कैरेक्टराइजिंग प्रोटीन इंटरेक्शन। तो ये चीज़ याद रखना। एंजाइम से एक मेथड होता है
इसका प्रिंसिपल क्या है कि मेजर्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी बाय मॉनिटरिंग चेंजेस इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट फॉर्मेशन। इसके टाइप क्या है? कलोरीमेट्रिक असे, फ्लोरोमेट्रिक असे और रेडियो एक्टिव असे। एप्लीकेशन क्या है? स्टडीइंग एंजाइम काइनेटिक्स, स्क्रीनिंग फॉर एंजाइम इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स, डायग्नोजिंग डिजीजेज बेस्ड ऑन एंजाइम डिफिशियंसीज। एंजाइम डिफिशियंसीज को ये मीन्स आइडेंटिफाई करने में यूज होता है। इम्यूनोलॉजिकल मेथड, ये नेक्स्ट स्टेप जो है वो प्रिंसिपल क्या है? डिटेक्ट करता है। इम्यूनोलॉजिकल मेथड जो है आगे हम इसका जो ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में इसे बात करेंगे, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल मेथड का ये अलग से एक टॉपिक है, तो इसको हम बाद में भी यूज करेंगे और बाद में भी इनका इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी इसके नेक्स्ट उसमें, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इम्यूनोलॉजिकल मेथड होगा। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? डिटेक्ट करता है और क्वांटिफाई करता है स्पेसिफिक प्रोटीन्स को या एंटीजन्स को यूजिंग एंटीबॉडीज़। यहाँ एंटीबॉडीज़ और एंटीजन का यूज यहाँ पर किया जाता है। इम्यूनोलॉजिकल मेथड, इम्यून मीन्स इम्यूनिटी को स्टडी करते हैं, किसके? एंटीजन और एंटीबॉडीज, याद रखना। टाइप क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो और इम्यूनोजॉर्बेंट असे, एलिसा टेस्ट करते हैं, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, जो वेस्टर्न और ईस्टर्न ब्लॉटिंग होते हैं ये पे इसका भी यूज़ करते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेथड में। और इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, ठीक है, इसका भी यूज़ यहाँ पर करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स, प्रिंसिपल क्या है? मैनिपुलेट्स एंड एनालाइजेस डीएनए एनआरएनए मॉलिक्यूल्स। टाइप क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर टेस्ट करते हैं, एम्पलीफाइज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। ये तो बेसिक है, ये आप जीएस में पढ़े हुए हैं तो आप इजीली मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं, जीन क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, इंसर्ट्स डीएनए इनटू होस्ट सेल्स टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स ऑफ इंटरेस्ट। एप्लीकेशंस क्या है? जेनेटिक टेस्टिंग, जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस, स्टडिंग जेनेटिक म्यूटेशन, यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है? बायोकेमिकल मेथड्स के, मेडिकल रिसर्च एंड डायग्नोसिस, स्टडिंग डिजीज मैकेनिज्म, डेवलपिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्टियस डिसीजेज एंड कैंसर, monitoring biomarkers for disease progression and treatment efficacy, drug discovery and development, biotechnology and biomedical engineering इसमें भी यूज करते हैं, एग्रीकल्चरल एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, तो ये आप इजीली मेंशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इसके जो कंक्लूजन कैसे कंक्लूड कर सकते हैं बायोकेमिकल मेथड को, ये एक प्ले करता है क्रूशियल रोल across diverse fields of science, enabling researchers to explore the intricate molecular mechanisms of life and apply this knowledge to improve human health, agriculture, industry and environment। तो इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट ये अभी बात कर रहे थे ऊपर इम्यूनोलॉजिकल मेथड जो है आगे आएगा, तो ये यहाँ पर ये मेंशन किया गया है, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स होता क्या। देखो, इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स जो है वो इसेंशियल टेक्निक्स है यूज टू स्टडी द इम्यून सिस्टम्स रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस, एंटीजेंस एंड डिजीजेस। तो हम यहाँ पर स्टडी किसकी करते हैं? इम्यून सिस्टम को की जो रिस्पॉन्स होता है पैथोजेंस के लिए, एंटीजेंस के लिए या फिर डिजीज़ के लिए, उसका रिस्पॉन्स हम यहाँ पर इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स में। अभी जो बोले कि जो ऊपर कहे थे कि एंटीबॉडी और एंटीजन का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, यहाँ पर नाम से पता चल रहा है, तो हम इसे ईजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। These methods leverage the specificity of antibodies to detect, quantify and manipulate specific molecules involved in immune responses, ठीक है। इसे क्या मेथड है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट असे, जो एलिसा टेस्ट होता है, यहाँ भी इसे एलिसा टेस्ट को करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सैंडविच एलिसा टेस्ट करते हैं, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, यहाँ भी वेस्टर्न ब्लॉटिंग जैसे हम बायोलॉजिकल मेथड में किए थे, वेस्टर्न ब्लॉटिंग यहाँ भी करते हैं। इम्यूनो ब्लॉटिंग, इसे प्रिंसिपल क्या? डिटेक्ट्स एंड आइडेंटिफाइज स्पेसिफिक प्रोटीन्स इन अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर यूजिंग एंटीबॉडीज। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर आप पढ़ सकते हैं, सेपरेट्स प्रोटीन्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ट्रांसफर्स देम टू अ मेम्ब्रेन एंड डिटेक्ट्स टारगेट प्रोटीन यूजिंग प्राइमरी एंटीबॉडीज फॉलोड बाय एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडीज, ठीक है। इसके एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन पढ़ सकते हो कि कंफर्मिंग प्रोटीन एक्सप्रेशन, स्टडिंग पोस्ट ट्रांसलेशनल इम्प्लीकेशंस और डिटेक्टिंग स्पेसिफिक एंटीजन्स और एंटीबॉडीज, ठीक है। इम्यूनो प्रेसिपिटेशन इसका नेक्स्ट मेथड है। इसका प्रिंसिपल जो है प्योरीफाई करने में और या फिर आइसोलेट करने में स्पेसिफिक प्रोटीन्स को या प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ जो प्रिंसिपल हैं वो मेनली
जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है, उनको स्पेसिफिक तरीके से उनको आइसोलेट करना होता है, ठीक है, उनको स्टडी करना होता है, प्योरीफाई करना होता है और आइडेंटिफाई करना होता है और सेपरेट करना होता है, यही सब सारे प्रोसीजर है। बट यहाँ पर आपको हेडिंग याद रखना है मेनली तरीके से, ठीक है। इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, फ्लो साइटोमेट्री, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन करना है। फ्लो साइटोमेट्री का प्रिंसिपल देखो, फ्लो साइटोमेट्री का जो प्रिंसिपल है, एनालाइज करना होता है और सॉर्ट करना होता है सेल बेस्ड ऑन देयर फ्लोरेसेंस एंड लाइट स्कैटरिंग प्रॉपर्टीज़। प्रोसीजर क्या है, सेल्स आर लेबल्ड विथ फ्लोरेसेंटली लेबल्ड एंटीबॉडीज और अदर प्रोब्स स्पेसिफिक टू सेल सरफेस मार्कर्स और इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री एंड इम्यूनोफ्लोरेसेंस, इसके प्रिंसिपल पढ़ सकते हो कि लोकलाइजेज स्पेसिफिक एंटीजन्स इन टिश्यूज और सेल्स यूजिंग एंटीबॉडीज लेबल्ड विद एंजाइम्स और फ्लोरेसेंट डाइज, ठीक है। प्रोसीजर पढ़ लेना और एप्लीकेशन जो भी है इसके पढ़ लेने, जैसे कि विजुअलाइजिंग इम्यून रिस्पॉन्सेस में यूज किया जाता है, डायग्नोजिंग डिसीज़ में डिसीज़ को डायग्नोज करने में यूज किया जाता है। मल्टीपल इम्यूनो ऐसे क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या है, ये साइमल्टेनियसली मेजर मल्टीपल एनालाइट्स कह सकते हैं कि, ठीक है, साइटोकाइंस और कीमोकाइंस सिंगल सैंपल में इसका यूज़ करते हैं। टाइप क्या है, लुमिनस से प्लानर से। एप्लीकेशन क्या है, प्रोफाइलिंग इम्यून रिस्पॉन्सेज, बायोमार्कर डिस्कवरी, मॉनिटरिंग डिजीज़ प्रोग्रेशन एंड ट्रीटमेंट एफिकेसी। आई थिंक मुझे पता है कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि आपका अगर बैकग्राउंड है तो आप इसे इजीली तरीके से मैनेज कर सकते हो, बट बैकग्राउंड नहीं है तो आपको थोड़ा इजी नहीं पड़ेगा, आपको लर्न करना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, इनमें आप कुछ नहीं कोई कर सकता, ठीक है। और एप्लीकेशंस क्या है इसके, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक में यूज़ करते हैं, थेराप्यूटिक जो एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी और वैक्सीन का भी यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे बेसिक रिसर्च और ड्रग डेवलपमेंट में भी इसका यूज़ करते हैं, इम्यूनोलॉजिकल मेथड का, ठीक है। बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस का बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में और डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी में इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल और फूड सेफ्टी में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करने में, फूड सेफ्टी में, स्क्रीनिंग फॉर कंटामिनेंट्स एंड एलर्जेंस इन फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, उनमें यूज़ करते हैं। इसका जो आप ये देख सकते हैं कि इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन अंडरस्टैंडिंग diagnosing and treating diseases as well as advancing biochemical research and biotechnological applications. These techniques continue to evolve with advancements in antibody technology, detection methods and high throughput assays, enabling deeper insights into immune function and immune related theories. तो आपका जो कंक्लूजन होना चाहिए वो किस पर बेस्ड होना चाहिए, जो बॉडी में आप स्ट्रक्चर बनाया हो और जो इंट्रोडक्शन में आप लिखे थे उसी बेस्ड पर यहाँ पर कंक्लूजन देना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने से दे सकते हो या फिर कहीं से जो जिस एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर बायोलॉजिस्ट जो है वो दिया हो तो आप उसे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि डीएनए टेक्नोलॉजी आप इजी वे में आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो और इसका मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है कि ये एक वाइड रेंज ऑफ टेक्निक्स है दैट मैनिपुलेट, एनालाइज एंड यूटिलाइज डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर वेरियस पर्पजेस। डीएनए मॉलिक्यूल का यूज़ किया जाता है बहुत सारे पर्पज़ के लिए। ये मेथड्स हैं रिवोल्यूशनाइज किए हैं बायोलॉजिकल रिसर्च करने में, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, फोरेंसिक साइंस। तो ये बहुत ईजी है, आप इसे आसानी से रीड कर सकते हो। इसका क्या क्या मेथड्स है, पॉलीमेरेज है जो पीसीआर टेस्ट होता है, अभी जो कोरोना वायरस वैक्सीन बनी थी उसमें पीसीआर टेस्ट बहुत सारे हुए थे, आप जीएस के पेपर में पढ़े ही होंगे, ठीक है। और डीएनए सीक्वेंसिंग करने में कि सीक्वेंस जैसे जीनोम सीक्वेंसिंग होता है वहाँ पर भी ये डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है कि जीनोम को जो अरेंजिंग है उसमें अरेंज करना होता है, ठीक है, जीन को अरेंज करना होगा जीनोम सीक्वेंसिंग में। और जो संगर सीक्वेंसिंग है उसमें यूज़ किया जाता है, जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है उसमें भी यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन क्या है कि जीनोमिक रिसर्च, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस, ठीक है। डीएनए क्लोनिंग में यूज़ किया जाता है, जैसे कि आइडेंटिकल बनाने या फिर डिसिमिलर जो मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक जो ट्विन्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो डीएनए का यूज़ होता है क्लोनिंग बनाने में, क्लोन करने में कि एक वो मोनोजाइगोटिक डाइजाइगोटिक अलग है, बट क्लोनिंग जो है वो आइडेंटिकल तो है, बट वो फिजिकली एज वेल एज बायोलॉजिकली दोनों तरीके से हो सकता है। जैसे क्लोनिंग
क्लोनिंग में क्या होता है कि एक जो आइडेंटिकल उसमें देखें जो दो मीन्स कि आप मूवीज़ में देखें कि डबल रोल प्ले करता है एक मतलब एक जो एक्टर होता है, ठीक है, वही क्लोनिंग होता है कि सिमिलर दिखे वो, उसका विजुअल एक्सप्रेशन जो है वो सिमिलर दिखाई दे, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल होता है, इंसर्ट करते हैं फॉरेन डीएनए को फ्रैगमेंट्स इनटू वेक्टर्स को इनटू वेक्टर में, ठीक है, फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट्स को वेक्टर में इंट्रोड्यूस करते हैं, इंसर्ट करते हैं, जैसे प्लाज्मिड्स में, ठीक है, एंड रेप्लिकेट करते हैं देम इन होस्ट सेल्स, रेप्लिकेट करते हैं होस्ट सेल में, ठीक है, यूजुअली बैक्टीरिया और यीस्ट में। फिर उसको क्या करते हैं कि फिर उसको जो है वहीं पर जो होस्ट है वहीं पर जो है इंजेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर डीएनए क्लोनिंग हो जाता है। प्रोसीजर क्या है? डाइजेशन ऑफ डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, लिगेशन इनटू वेक्टर्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल्स। और एप्लीकेशंस क्या है इसके कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन, क्रिएशन ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, जीन थेरेपी रिसर्च, यहाँ पर ये जो है इसके एप्लीकेशंस हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, जो अभी जो बायोटेक्नोलॉजी या फिर किसी भी फील्ड में देखिए वैक्सीन, कोरोना वायरस वैक्सीन बनी किसी की मतलब डीएनए टेक्नोलॉजी से। प्रिंसिपल क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग में और इसका टेक्निक क्या है, एप्लीकेशन क्या है, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, ये सब चीज़ें प्रोडक्शन करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में इसका यूज़ होता है। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन एंड प्रूव्स जो वहाँ पर जो डिस्कवरी होती है, ठीक है, प्रिंसिपल में जैसे डिटेक्ट करते हैं कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए और आरएनए बाई फॉर्मिंग स्टेबल हाइब्रिड। एप्लीकेशंस क्या है? सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग या फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन फेस जो होता है फॉर विजुअलाइजिंग स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस इन सेल्स एंड टिश्यूज, ठीक है, तो यहाँ पर ये यूज़ करते हैं। जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस में यूज़ करते हैं। और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि मेडिकल एंड क्लिनिकल एप्लीकेशंस में, जैसे डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग करने में, थेराप्यूटिक्स जो जीन थेरेपी फॉर ट्रीटिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बेस्ड ऑन जीनोमिक डेटा, तो यहाँ आप यूज कर सकते हो इसे। बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, बायोफार्मास्यूटिकल्स में, फॉरेंसिक साइंस में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, जैसे डीएनए प्रोफाइलिंग या क्राइम सीन एनालिसिस, जो चीज़ को मतलब एनालिसिस करते हैं, ठीक है, वो चीज़ आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन क्या है? बायो रेमेडिएशन करने में, बायोडाइवर्सिटी स्टडीज़ में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में, जीनोमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ड्रग डेवलपमेंट करने में डीएनए टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, देखो यहाँ पर जो है आप मेंशन कर सकते हो इसे। कंक्लूजन की डीएनए टेक्नोलॉजी कंटिन्यू टू एडवांस रैपिडली विद इनोवेशंस इन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी, अभी जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है और जो है इसका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला। जैसे कि जीन एडिटिंग टूल्स लाइक CRISPR-Cas9, ये जो है अभी थोड़े साल पहले जो है ये जो CRISPR और Cas9 जो है एक प्रोटीन है और CRISPR जो है टेक्निक है, तो ठीक है, तो आप इसे मेंशन कर सकते हैं। एप्लीकेशंस इन सिंथेटिक बायोलॉजी, these methods have profound implications for understanding biology, improving human health and addressing global challenges in food security, environmental sustainability and personalized medicines, ठीक है, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2023 में, तो देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पर डीएनए टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आया 2023 में, तो यहाँ 15 मार्क्स का, ठीक है, तो यहाँ इजीली तरीके से आप इसे लिख सकते थे क्योंकि बहुत ईजी था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नेक्स्ट टॉपिक है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है कि रिकॉम्बिनेंट करते हैं कि इन्वॉल्व होता है मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू क्रिएट न्यू कॉम्बिनेशंस विद डिजायर्ड ट्रेट्स, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट मींस कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेंट करते हैं डीएनए टेक्नोलॉजी को, कि मतलब एक होस्ट से दूसरे होस्ट में पहुंचा के उसे डायग्नोस करते हैं। दिस टेक्नोलॉजी हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड बायोलॉजिकल रिसर्च, मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो सिंपल सा है कि एक दो मॉलिक्यूल्स हैं डीएनए के, ठीक है, दो पीसेस डीएनए के हैं, तो उन्हें क्या करते हैं कि उन्हें जो है कंबाइन करते हैं, उन्हें मिला देते हैं, जैसे क्लोन करना हो या फिर जो है कोई डिसऑर्डर हो, वहाँ पर जो है उस डिसऑर्डर जीन का जो पार्ट है उसे निकाल के हम उस चीज़ को ऐड कर देते हैं, ठीक है, दूसरे जो एक हेल्दी सेल है उसे हेल्दी जो जीन है वो उसे इंजेक्ट करते हैं और उसे जो है एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। वो तो मतलब उसमें डीएनए में एक जो सिंपल सा डीएनए होता है उसमें इंजेक्ट करते हैं और उसे जो है एक
हेल्दी डीएनए बना देते हैं, हेल्दी जीन बना देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, याद रखना। तो इसके क्या क्या मेथड्स हैं डीएनए क्लोनिंग करने में? इंसर्ट्स फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट्स इनटू वेक्टर, जैसे कि हम डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़े थे। प्रोसीजर क्या है? डाइजेशन, लिगेशन, लाइगेशन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन, वो चीज़ यहाँ पर करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन का रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन, जैसे इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स, जीन सिंथेसिस, क्रिएशन ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। जीन क्लोनिंग क्या है? प्रिंसिपल इसके क्या है कि आइसोलेट्स एंड कॉपीज स्पेसिफिक जीन्स और सेगमेंट्स ऑफ डीएनए फॉर फर्दर स्टडी और मैनिपुलेशन। एप्लीकेशंस क्या है? स्टडीइंग जीन फंक्शन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्रिएटिंग जीन लाइब्रेरीज और जीनोमिक रिसर्च। इस चीज़ को आप मेंशन कर सकते हो। पीसीआर टेस्ट होता है यहाँ, इसके अंडर में एम्पलीफाइज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस एक्सपोनेंशियली इन विट्रो। जो प्रोसीजर है वो डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, प्रीमियर एनालाइजिंग, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन बाय डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है? जेनेटिक टेस्टिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग, लाइब्रेरीज, प्रिपरेशन एंड फॉरेंसिक एनालिसिस। तो इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जीन एडिटिंग में जो CRISPR-Cas9 या जो CRISPR-Cas9 होता है उसमें यूज़ करते हैं। सिंथेटिक बायोलॉजी में बेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या? मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस जो है यहाँ पर ये करते हैं। एग्रीकल्चरल एंड इन्वायरमेंटल जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे क्रॉप इम्प्रूवमेंट में या फिर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में, उसमें यूज करते हैं, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जीनोमिक स्टडीज़, ड्रग डिस्कवरी और बायो प्रोडक्शन, यहाँ पर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं इसका, ठीक है। इसमें यूज किया जाता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जैसे एंजाइम प्रोडक्शन, बायोपॉलीमरेज सिंथेसिस, बायोफ्यूल प्रोडक्शन, इसमें यूज किया जाता है। लिमिटेशन क्या है इसके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के? एथिकल कंसर्न है, जैसे कि यहाँ पर मैनिपुलेट करते हैं जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, रेजेस एथिकल इशूज particularly regarding genetic modifications in human, potential impacts on ecosystems and welfare of genetically modified organisms। यहाँ पर ये जो है इसका मेंशन कर सकते हो। टेक्निकल चैलेंजेस क्या है कि एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स प्रिसाइज टेक्निक्स एंड एडवांस्ड टूल्स। Any errors in gene splicing or insertion can lead to unintended mutations। और आपको जानते हैं कि जीन को जो एडिट करते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो उसमें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, रेगुलेटरी हर्डल्स हो सकते हैं, पब्लिक एक्सेप्टेंस हो सकती है। पब्लिक एक्सेप्टेंस मीन्स कि पब्लिक एक्सेप्ट करे ना करे, वो जैसे जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप जैसे कि बीटी ब्रिंजल, और जो है हमारे यहाँ लीगलाइज क्या है, बीटी जो कॉटन है वो बस लीगलाइज है ओनली क्रॉप इन इंडिया, बट अदर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो यहाँ पर लीगलाइज नहीं की गई है, क्योंकि वहाँ प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा, पब्लिक एक्सेप्टेंस जो है बिल्कुल कम है, पब्लिक प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है इसके खिलाफ, ठीक है। और जो है लैंड जो फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है इसकी वजह से। तो इन्वायरमेंटल रिस्क तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया उस चीज़ को, ठीक है। इन्वायरमेंटल रिस्क जो है बहुत ज़्यादा है, लिमिटेड स्कोप है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है इसको, ठीक है, डायग्नोज करने में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू ड्राइव इनोवेशन अक्रॉस डाइवर्स fields, enabling scientists to manipulate and harness the genetic potential of organisms for beneficial purposes. As technology advances, the applications of recombinant DNA are expected to expand further, addressing global challenges in health, food security, environmental sustainability, and industrial production. Limitations also highlight the need for careful consideration and management of the risk and एथिकल इम्प्लीकेशंस एसोसिएटेड विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आप कंक्लूड कर सकते हो। इसके बेसिस पर PYQ भी है, जो कि क्वेश्चन आता है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट है, आप मतलब यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के डायरेक्टली। और इशूज़ क्या है इसके एप्लीकेशन डिस्कस करना है, इसके एप्लीकेशंस को, लिमिटेशंस को इन इम्प्रूविंग ह्यूमन हेल्थ। देखो यहाँ पर सीधा लिखा है, ठीक है, राइट नोट ऑन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन किया गया है। तो आप डायरेक्ट जो है इसके एप्लीकेशन और मेथड भी लिख सकते हो, लिमिटेशन और एडवांटेज क्या है इसको मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ हमारा वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, तो कोशिश रहेगी कि अगले जो है तो शॉर्ट में रहे बट क्रिस्प रहे, ठीक है। तो यहाँ ठीक है, तो आज इतना ही, तो देखते हैं कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक ला के।
उसे हम अंडरस्टैंड करेंगे। मेंडेलियन जेनेटिक्स जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। इसे भी जो है आप अंडरस्टैंड करिए, इस चीज़ को पढ़िए और जो है एनालाइज करिए कि मेरी जो है स्टडी सही चल रही है या नहीं सही चल रही, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।